हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वाइटल थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी और बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब आपको नाम देख के तो थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस थ्योरी में सिर्फ क्या था कि आपको पता होगा हमारी बॉडी, नेचर, सब जगह कार्बन प्रेजेंट होता है ना। कार्बन इज़ ए नेसेसरी एलिमेंट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब में लगभग कार्बन होता है, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या मानना था कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें एक थोड़ा अलग टाइप का फोर्स होता है जिसको वाइटल फोर्स नाम दिया गया, ठीक है। उसमें होती तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे पहले शुरू में जब एक भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं किया गया था, उससे पहले ये मानना था, ठीक है। उसी थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या फिर बर्जेलियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब जो चीज़ कंफर्म नहीं है लेकिन अजप्शन है, भाई माना गया है, ठीक है, तो वो कहलाता है हाइपोथेसिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized in the laboratory because they require the presence of a mysterious फोर्स, जिसको किस नाम से जाना जाता है? वाइटल फोर्स के नाम से, जिस नाम पर ये थ्योरी है, ठीक है। विच एग्जिस्ट, ये फोर्स किस में माना गया है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं उनमें ये फोर्स होता है, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कार्बन एक रिक्वायर्ड नेसेसरी एलिमेंट है, लेकिन ये थ्योरी बाद में गलत प्रूफ हुई, क्योंकि पहला कंपाउंड बनाया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में, ठीक है, किसके द्वारा? फ्रेंडलिच वॉलर के द्वारा, ठीक है, 1928 में। तो यूरिया जो था, यूरिया, इसका मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर, NH2CO, NH2 क्या है? इसमें कार्बन है ना, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर रखी है, यही क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। यूरिया वो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन लेबोरेटरी, ठीक है। और ये किसके द्वारा सिंथेसाइज्ड किया गया था? 1928 में, इन 1928 फ्रेंडलिच वॉलर, ठीक है, इन्होंने ये 1928 में सिंथेसाइज किया गया था। और इस मेथड का नाम क्या है? वॉलर सिंथेसिस। इसको वॉलर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था कि अमोनियम साइनेट लिया था। सबसे पहले अमोनियम साइनेट की प्रिपरेशन देखेंगे। देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये क्या है? अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन सिंथेसिस, तो याद रखना, ठीक है। अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट, ये पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला है, पोटेशियम साइनेट,
यहाँ पर ये जो 2 लगाया गया है ये सिर्फ रिएक्शन बैलेंस करने के लिए लगाया गया कि इसके 2 मोल, ठीक है। हमें क्या मिलता है इससे, ट्वाइस ऑफ NH4CnO, यही क्या है, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट प्लस K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं इसमें। और नेक्स्ट स्टेप में फिर इन्होंने फ्रेंडरिच वॉलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया NH4CnO और इसको हीट किया, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर नाम, अमोनियम साइनेट। तो हीट करने पर ये रीअरेंज हो गया, ठीक है। रीअरेंज होकर ये क्या बन गया, यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया। ये था वो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था, ठीक है। याद रहेगी, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाता है तो इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। मतलब अभी हम एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से, बिल्कुल अलग से सेपरेट वे में पढ़ते हैं। आपने देखो थोड़ा, अगर थोड़ा ब्रॉड में पता हो आपको तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैंने इस चैप्टर में शायद आपको बताया भी होगा कौन कौन से पार्ट में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडर्न डेफिनेशन उसकी क्या है वो पढ़ने वाले हैं अभी। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके डेरिवेटिव होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may be defined as hydrocarbons and their derivative, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो गई। और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करे, वो ब्रांच क्या कहलाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका सेपरेटली इतना स्टडी करने का क्या रीज़न है, मतलब कि वो इतना पॉपुलर क्यों है कि भाई उसको एक सेपरेट ब्रांच की तरह मानते हैं। तो कुछ रीजंस हैं, जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ, फिर नोट्स में नोट डाउन कर लेना डायरेक्टली, ठीक है। देखो, पहली बात, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर में बहुत ज़्यादा है। हम अभी स्टडी करेंगे धीरे धीरे, तो इतने सारे हैं कि हम पूरा कंप्लीट स्टडी भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो एक अलग ब्रांच है। दूसरा, जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जनरली कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी स्पेशलिटी हो गई ना भाई, अलग से हम उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
अब फोर्थ है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। अब आपको आइसोमेरिज्म का पता नहीं होगा क्या होता है, ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो होमोलॉजी भी एग्जिबिट करते हैं, होमोलॉजी होती है उनमें। तो ये जो दो नए टॉपिक हैं आपको, होमोलॉजी और आइसोमेरिज्म, ये मैं आपको अभी आगे स्टडी करेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ाऊँगी। पहले हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इतने लार्ज नंबर में क्यों होते हैं, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो आप कि क्यों, क्या क्या रीजंस हैं जो अभी मैंने समझाए आपको, ठीक है। देख लो एक बार, ये पॉइंट्स हैं मैंने समझा दिए हैं, वीडियो को पॉज कर कर आप लिख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। देखो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। देखो, वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है ना। ऐसी क्या उसमें क्वालिटी है कि वो इतने ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो पहली है कैटिनेशन की क्वालिटी, कार्बन में कैटिनेशन की क्वालिटी होती है। अब कैटिनेशन क्या होता है, जो कार्बन है वो अपने ही एटम के साथ में, एलिमेंट के साथ में, जैसे कार्बन कार्बन मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या फिर ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन मैं आपको एग्जांपल से बाद में बता दूंगी जब इनका नॉमेनक्लेचर आएगा, ठीक है। या फिर अलग अलग रिंग्स भी हो सकती हैं अलग अलग साइज़ की। तो वो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी कार्बन एटम की खुद के साथ में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगी, देखो एक बार इसमें देखो, कार्बन खुद के ही साथ में बॉन्ड फॉर्म करके ऐसे एक लंबी चेन बना सकता है। ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब ये चेन, जैसे ये जो आपकी वैलेंसी है वो तो हम कंप्लीट करेंगे, बाकी की वैलेंसी जैसे हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है वो, तो वैलेंसी इसकी बाकी की हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाती है। ये मैं आपको बाद में जब नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी कैसे होती है, लेकिन अभी सिर्फ कैटिनेशन बताना था तो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसे ही जैसे ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है ये, जैसे कार्बन कार्बन ये सब ब्रांच बना ली, ठीक है। या फिर रिंग फॉर्म में भी, कि जैसे एक कार्बन ये ऐसे अटैच्ड हो गए, ये रिंग फॉर्म हो गई। कितनी है ये, 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा कैटिनेशन के बारे में आप समझ गए होंगे अभी, आई होप। अब कार्बन जो है वो मैक्सिमम कैटिनेशन क्यों शो करता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये इसका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, कि इसमें जो टेट्रा वैलेंसी होती है जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छे से कर सकता है, और इसमें एक यूनिक स्ट्रेंथ होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है, जिस वजह से इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अब मैं बता रही हूँ आपको कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। टेट्रा वैलेंसी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्बन में टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब कि उसमें कैपेबिलिटी होती है 4 बॉन्ड फॉर्म करने की। अब वो कैसे होती है ये देखो एक बार, देखो कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, 14th ग्रुप से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये उसको कंप्लीट करने के लिए, मतलब अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना, दूसरे के साथ में लेने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको डॉट स्ट्रक्चर से समझाती हूँ आपको। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके कार्बन के खुद के हैं। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड कर लेगा, मतलब कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन के पास में, ऐसे 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये बॉन्ड फॉर्म कर कर मतलब कि
अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कुछ ऐसे बॉन्डिंग कर लेगा कार्बन के साथ में, ठीक है। और इसी को ही हम CH4 मीथेन भी कहते हैं। तो इसमें कैपेबिलिटी थी 4 बॉन्ड फॉर्म करने की, मतलब इसकी टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की, इसी वजह से ये मीथेन फॉर्म कर पाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब कि कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है, तो इस वजह से इसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, मल्टीपल बॉन्ड में यहाँ पर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो साइज छोटा होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक से ज़्यादा कार्बन एटम को शेयर कर सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये डायरेक्ट एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे देखो, ये कार्बन कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हाइड्रोजन से हमने इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। देखो इस कार्बन ने कितने के साथ में बॉन्ड बना रखा है, 1 2 3 4, 4 ही बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए थे। ऐसे ही इसकी भी हम वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ईथेन। ये नॉमेनक्लेचर समझाने पर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर लेता है, मतलब एक ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूसरे कार्बन के साथ में शेयर कर लेता है, इसको हम बोलते हैं ईथीन, ठीक है। और थर्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं इथाइन, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब देखो किसी में भी इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट नहीं है, कैसे, 1 2 3 4 और 4 ही हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 और 4 8, ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन में भी। अब इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ याद रखना कि इन वाले बॉन्ड्स में, कोवलेंट बॉन्ड्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब अगर एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें, ठीक है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर हो गया होगा। तो ये थी कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।